Welcome to Reliable Analysis. We are going to read Political Science Class 10 and its second chapter. चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म. In the previous chapter of power sharing, आप लोगों ने स्टडी किया था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का अध्ययन आपने पिछले चैप्टर में किया था. तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट के बीच पावर का शेयरिंग, या कहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच पावर का शेयरिंग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है, और इसी को फेडरलिज्म भी कहा जाता है. यानी फेडरलिज्म का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसके अंतर्गत किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन दो लेयर्स के आधार पर होता है. 2 लेयर्स के आधार पर एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता है. एक गवर्नमेंट होती है जो फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं कहीं यूनियन गवर्नमेंट भी उसको कहा जाता है. और दूसरे लेवल की गवर्नमेंट जो होती है उसको आप फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट कह लीजिए, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह लीजिए, या स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, या फेडरल यूनिट का गवर्नमेंट कहिए, सब बात बराबर है. तो इस तरह से जब शासन व्यवस्था का संचालन 2 लेयर के आधार पर होता है तब इसको फेडरलिज्म कहा जाता है. तो इस प्रकार से फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या हुआ? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता, जैसे भारत में केंद्रीय सत्ता है, न्यू दिल्ली से चलता है. तो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, जिसको आप स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं इंडिया में. तो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है. दीज आर कंस्टिट्यूएंट्स. तो इस तरह से कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स इसको कहा जाता है. अमेरिका की बात कीजिए तो अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट कौन है? जो वाशिंगटन डीसी में है. तो 2 लेयर पर अमेरिका में भी सरकार है. वाशिंगटन डीसी से पूरे अमेरिका पर शासन का संचालन किया जाता है. अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स है, तो 50 स्टेट के ऊपर वाशिंगटन डीसी से शासन किया जाता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है. और दूसरी सरकार होती है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के किसी शहर में. अब जैसे मान लीजिए कि कैलिफोर्निया का अपना गवर्नमेंट है, जैसे वर्जीनिया का अपना गवर्नमेंट है. अब इंडिया में देखिए तो फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका लोकेशन है. तो न्यू दिल्ली से पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है. और दूसरे लेवल की सरकार होती है जो डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया में उसको स्टेट्स कहते हैं, या इसको फेडरल यूनिट्स कहिए शुद्ध रूप में. तो फेडरल यूनिट्स या स्टेट या प्रोविंस जो कहना कर सकते हैं आप. स्टेट देखिए है तो कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द यूज किया गया स्टेट, लेकिन वास्तविक में स्टेट तो है नहीं. आप जानते हैं जो फेडरल यूनिट्स है इंडिया का, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सबको स्टेट्स कहा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वास्तविक में तो ये स्टेट्स है नहीं, इसलिए फेडरल यूनिट्स कहिए, प्रोविंसेस कहिए तो ज्यादा सही है.
आप कहिएगा कि स्टेट्स है नहीं तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, तो फिर कैसे नहीं स्टेट है? तो स्टेट तो है तब तो लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गलत लिखा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या झूठ लिखा जाएगा? तो बात ये वैसा ही है कुछ, जैसे कि हम लोग लड़कियों को भी कहते हैं बेटा, लड़का को कहते हैं बेटा, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन बात है कि हम लोग लड़की को भी कहते हैं कि बेटा, तो सवाल उठता है कि क्या लड़की भी बेटा है? तब मानो तो बेटा है, नहीं मानो तो अलग बात है। लेकिन कहता ही है, सब कहता है, मान्यता प्राप्त है। कहो कि लड़की को आपने बेटा कह दिया से आप गलत बोल दिए। अब बायोलॉजिकली बोलोगे तो गलत भी हो गए, लेकिन व्यवहारिक बोलोगे तो सही भी है। तो इस प्रकार से फेडरल यूनिट्स कहिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि फेडरल यूनिट्स को आप फेडरल यूनिट्स कहिए या प्रोविंसेस कहिए, स्टेट भी कहते हैं तो स्टेट कहिए। लेकिन जब शासन का संचालन पूरे देश में दो स्थानों से होता है, एक न्यू दिल्ली से और दूसरा फेडरल यूनिट्स के किसी प्रमुख शहर से, जैसे उत्तर प्रदेश का शासन होता है एक प्रमुख शहर लखनऊ से, तो उत्तर प्रदेश में शासन दो स्थानों से होता है, एक न्यू दिल्ली से पूरे देश पर होता है, उत्तर प्रदेश पर भी होता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर लखनऊ से भी उत्तर प्रदेश में शासन होता है। वेस्ट बंगाल के ऊपर शासन पूरे देश भर का होता है न्यू दिल्ली से, तो न्यू दिल्ली से भी होता है। और दूसरी सरकार है वेस्ट बंगाल के एक प्रमुख शहर जिसको कोलकाता कहते हैं, कोलकाता से भी शासन होता है। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली को, जिसमें शासन की शक्तियां दो स्थानों से संचालित होती है, इसको किस प्रकार की शासन व्यवस्था कहा जाता है? फेडरलिज्म कहा जाता है, या फेडरल, इस प्रकार के गवर्नमेंट को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। फिर से डेफिनेशन सुनिए, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units. constituent units बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म यूज कर रहा है, constituent units, या इसको हम दूसरा टर्म यूज किए फेडरल यूनिट्स, ज्यादा क्लियर शब्द है फेडरल यूनिट्स। और थोड़ा सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हो गया प्रोविंस, सूबा कहते थे मध्यकाल में इसको, सूबा प्रांत। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको कहा जाता है जिसमें कम से कम दो लेवल का सरकार होती है, एक फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट। एक फेडरल गवर्नमेंट पूरे देश के ऊपर शासन करती है, दूसरा फेडरल यूनिट का गवर्नमेंट जिसका उस फेडरल यूनिट में खाली शासन होता है। जैसे बिहार की बात अगर कीजिएगा तो एक सरकार चल रही है न्यू दिल्ली से जो पूरे देश पर चल रही है और वो बिहार में भी शासन है उसका है, और दूसरा है एक बिहार के प्रमुख शहर पटना से चलता है दूसरी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार है जो खाली बिहार के ऊपर शासन करती है। तो दोनों सरकार मिलकर के शासन करने का काम करती है, तो इसको फेडरलिज्म कहा जाता है। वन इज अ गवर्नमेंट for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. अब देखिए सवाल उठता है कि एक ही काम को दो दो सरकार मिलकर के क्यों करती है? तो उसके पीछे आपको रीजन है। रीजन ये है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का काम होता है, वो काम फेडरल गवर्नमेंट करती है, यानी न्यू दिल्ली से जो सरकार चलती है वो करती है। जैसे डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, करेंसी है, पोस्टल सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सभी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इसका कंट्रोल जो है न्यू दिल्ली से चलता है पूरे देश में। और जो लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, कहां चोरी डकैती मारपीट क्या कुछ भी हिंसा हुआ, सब लॉ एंड ऑर्डर में आता है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट देखती है। इरिगेशन यानी खेतों की सिंचाई, ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है। इसी प्रकार से और कई काम है जो लोकल लेवल के हैं, जंगल है,
लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सभी काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर शासन का कार्य करती है। फेडरल गवर्नमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लेवल का काम करती है। तो जैसे सीमा शुल्क है यानी कस्टम ड्यूटी, इसका नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। डिफेंस यानी रक्षा, तो ये नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का चीज है। फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का संबंध होगा, ये सब फेडरल गवर्नमेंट तय करने का काम करती है। दूसरी तरफ है कि फेडरलिज्म में दोनों ही लेवल की जो सरकार होती है, तो दोनों लेवल की सरकारों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही काम को दोनों करता है तो टकरा जाएगा, लड़ जाएगा, एक ही काम को दोनों करना शुरू कर देगा तो। लेकिन नहीं, फेडरलिज्म में फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए या स्टेट गवर्नमेंट कहिए, के अधिकार बटे हुए रहते हैं। जैसे आपको बतलाया कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये सब फेडरल गवर्नमेंट देखती है, तो इरिगेशन का काम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लेकिन इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन कंप्लीटली फेडरल कंट्री भी नहीं है। तो इसका जिक्र हम लोग आगे इसी चैप्टर में करेंगे। चूंकि आपको अभी बार बार एग्जांपल दे रहे थे इंडिया का, अमेरिका का भी हम एग्जांपल दिए, तो अमेरिका इज रियली अ फेडरल कंट्री। अमेरिका इज ट्रूली अ फेडरल कंट्री, लेकिन इंडिया इज नॉट ट्रूली अ फेडरल कंट्री। इसीलिए आपको हम ये जिक्र किए कि बाद में हम आपको बतलाएंगे कि इंडिया पूरा फेडरल कंट्री नहीं है, वो कैसे नहीं है, और फेडरल कंट्री है भी नहीं भी है, दोनों भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो ये कैसे है, तो इसका जिक्र हम आपको कुछ ही समय के बाद इसी चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी ये समझने का प्रयास करते हैं कि फेडरलिज्म जब कहते हैं, तो एक बात तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, जैसे जिलेबी बोलते हैं, तो जिलेबी का मतलब एक प्रकार का मिठाई दिमाग में उभर कर सामने आता है। तो फेडरलिज्म बोलने के बाद कुछ दिमाग में उभर करके आया सामने, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी देश की शासन का संचालन दो स्थानों से होता है। यही ना उभर करके आया तस्वीर। अब आइए फेडरलिज्म को और ज्यादा समझने के लिए फेडरलिज्म के फीचर्स को समझना जरूरी है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म के फीचर्स के अंतर्गत सबसे पहला तो आपने समझ लिया कि फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता होती है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जब पावर का डिवीजन होता है, पावर डिवाइडेड होता है, तब इस प्रकार की सरकार को फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, और इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस व्यवस्था को फेडरलिज्म कहा जाता है। यानी पावर का डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर्स का डिवीजन होना चाहिए। अगर ऐसा है किसी कंट्री में, तब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां का, या फेडरल गवर्नमेंट है। जैसे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, या कहिए यूनाइटेड किंगडम जो कहिए, या ग्रेट ब्रिटेन कहिए, सब एक ही कंट्री कहता है। तो यूनाइटेड किंगडम में फेडरलिज्म नहीं है। जो अभी आपको फीचर बतला रहे थे, तो ये सभी फीचर्स नहीं है यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन में। टू लेयर का गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, ये सब कुछ नहीं है उतना क्लियर।
इस कारण से ब्रिटेन इज नॉट अ फेडरल कंट्री। तो इस तरह से फेडरल कंट्री होने के लिए पावर का डिवीजन जरूरी है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट फेडरलिज्म का फीचर है, फेडरलिज्म का नेक्स्ट फीचर है कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें होना जरूरी है। गवर्नमेंट 2 लेवल्स, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। उसका नाम कोई कुछ भी हो सकता है, नाम सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, फेडरल यूनिट का गवर्नमेंट हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन 2 लेवल्स का गवर्नमेंट जरूरी है, तभी फेडरलिज्म कहलाएगा। फेडरलिज्म की एक अन्य विशेषता है कि बोथ द लेवल्स, यानी फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, दोनों लेवल के गवर्नमेंट अपना पावर इंजॉय करते हैं। दोनों के पास अपना अपना पावर होता है। ऐसा नहीं कि सरकार है लेकिन कोई पावर ही नहीं है, तो वैसा नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट जो है, उसके पास भी कुछ अपना पावर होना चाहिए, तब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, उस देश के संविधान को संघीय संविधान कहा जाएगा और उस कंट्री को संघीय देश के नाम से जाना जाएगा तभी जब दोनों लेवल के गवर्नमेंट के पास अपना पावर हो। नेक्स्ट फीचर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपना ऑर्डर नहीं पास कर सकता हो। फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकती है कि ये करो, ये नहीं करो। व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, सच टाइप ऑफ ऑर्डर्स कैनॉट बी पास्ड बाई अ फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अपना ऑटोनॉमी होती है, उसके पास अपना पावर होता है और इस कारण से फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता होती है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इस प्रकार का ऑर्डर पास करने का अधिकार नहीं होता है। आप ये सब जो फीचर्स अभी फेडरलिज्म का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब फीचर्स को कम से कम इंडिया के हिसाब से आप सोच रहे हैं बात को कि इंडिया में कौन फीचर सेट कर रहा है, कौन फीचर नहीं सेट कर रहा है, क्योंकि ये फेडरलिज्म का फीचर हम बतला रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर है, इसका किसी कंट्री से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म बतलाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया फेडरल कंट्री है, लेकिन फेडरलिज्म को पूरी तौर पर इंडिया फॉलो नहीं करता है। हाँ, तो इस प्रकार से एक फेडरल कंट्री वो है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर देने का अधिकार नहीं होता है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अतिरिक्त फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने पावर का इस्तेमाल करके जो पावर होता है वही इस्तेमाल करती है स्टेट गवर्नमेंट, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक और फीचर फेडरलिज्म का है, इस समय आप फेडरलिज्म के फीचर्स का अध्ययन कर रहे हैं, यानी ये सभी फीचर्स जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये फीचर को जानने के बाद कि वो कंट्री फेडरल कंट्री है या वो कंट्री किस हद तक फेडरल कंट्री है, किस हद तक फेडरल कंट्री नहीं है। जैसे कि आपको एक मोबाइल फोन का फीचर बतला दिया गया कि एक मोबाइल फोन इसको कहा जाता है, स्क्रीन होता है, लाइट होता है, तो यूट्यूब होता है,
व्हाट्सएप होता है, इसको मोबाइल फोन कहा जाता है। आप ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ये सब चीज देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मोबाइल फोन है। ठीक उसी प्रकार से अभी आप फेडरलिज्म के फीचर्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसका किसी कंट्री के कंटेक्स्ट में अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फेडरलिज्म का फीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फेडरलिज्म के एक अन्य फीचर के अंतर्गत है कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे बात को? स्टेट गवर्नमेंट अपने कार्यों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल, जवाबदेह नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो चाहती है अपने अपने पावर के अंतर्गत वो करती है, तो इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं है। फेडरलिज्म का रिक्वायरमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस हो, फ्री हो अपने काम के लिए, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति या फेडरल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता है कि फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट दोनों जो है आंसरेबल होते हैं किसके प्रति? जनता के प्रति। समझ रहे बात को? फेडरलिज्म में फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट दोनों किसके प्रति आंसरेबल होते हैं? जनता के प्रति। यानी फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं है। फेडरलिज्म की एक और प्रमुख विशेषता है कि फेडरलिज्म के अंतर्गत दोनों गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पावर्स एंड फंक्शंस यानी दोनों के ज्यूरिसडिक्शंस, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पावर एंड फंक्शन, तो दोनों लेवल के गवर्नमेंट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, पावर एंड फंक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट दोनों के पावर एंड फंक्शन वेल डिफाइंड होते हैं, बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए होते हैं, तब इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस प्रकार के सिस्टम को फेडरलिज्म कहा जाता है। समझे बात को? अगर फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट दोनों के पावर एंड फंक्शन यानी ज्यूरिसडिक्शन जब क्लियरली डिफाइंड होगा, जब क्लियरली लिखा हुआ होगा, तो अधिकारों का कोई कोलिजन नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट को फेडरल यूनिट के गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर धांस दिखाने का कोई चांस नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? फेडरलिज्म की एक अन्य विशेषता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट यानी संशोधन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम आवश्यक होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो न्यू रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होता है यानी अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कठोर संविधान का तात्पर्य ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से है जिसमें अमेंडमेंट के लिए, जिसमें संशोधन के लिए कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल होता है। जिसमें संशोधन के लिए यानी कोई चेंज लाने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसके अतिरिक्त एक और कॉम्प्लेक्स मेथड है आधे से अधिक फेडरल यूनिट्स का रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन। तो ये इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जिसमें
कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए कॉम्प्लेक्स मेथड इस्तेमाल होता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कठोर संविधान कहा जाता है। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें अमेंडमेंट के हिसाब से कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट का रिक्वायरमेंट हो, या 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों यानी फेडरल यूनिट्स का रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन यानी स्वीकृति की आवश्यकता हो। ये तो काफी डिफिकल्ट हो गया ना जी? नहीं हुआ डिफिकल्ट। अरे जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार होता है सिंपल मेजोरिटी से। पॉलिटिकल साइंस में मेजोरिटी एक शब्द है जिसका हिंदी होता है बहुमत। मेजोरिटी पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है किसको? 1/2+1 को। आप इलेक्शन में हमेशा इलेक्शन के टाइम में सुनते रहते होंगे मेजोरिटी मेजोरिटी। ये मेजोरिटी शब्द जो है पॉलिटिकल वर्ड है, इसका मतलब होता है 1/2+1, यानी हाफ का मतलब हुआ कि जैसे पार्लियामेंट का चैम्बर है, कोई लोकसभा है या स्टेट लेजिस्लेचर का लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसके टोटल सदस्यों का हाफ +1। लोकसभा के कुल इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या है 542। तो लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए कितना का जरूरत होगा? हाफ। 542 का आधा कितना हो जाएगा? 542 का आधा 271 होगा ना? है? और +1 272 यानी 272। यानी लोकसभा में बहुमत पाने के लिए 272 का मैजिक फिगर रिक्वायरमेंट होता है। जिस व्यक्ति के पास, जिस दल के पास, जिस अलायंस के पास 272 मेंबर का सपोर्ट हो जाएगा लोकसभा में, वो व्यक्ति सरकार का निर्माण कर लेगा केंद्र में। समझे बात को? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी इस समय लोकसभा में ये जो मैजिक फिगर आपको बतलाए 272 को एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास इतना सपोर्ट प्राप्त है, इसीलिए वो सरकार का संचालन कर रहे हैं। समझे बात को? तो इस तरह से जो है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली सिंपल मेजोरिटी से संशोधन होता है, यानी 1/2+1 से होता है। लेकिन फेडरल कंट्री वो है जिसमें फंडामेंटल जो प्रोविजन है, फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता है कि फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, यानी संविधान के जो मूल प्रावधान है, जो बेसिक प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें चेंज लाने के लिए सिंपल मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। कितना का रिक्वायरमेंट है? 2/3 मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट है। कुछ फंडामेंटल प्रोविजन के चेंजेस के लिए 2/3 मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट है, और प्लस कुछ फंडामेंटल प्रोविजन के अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी प्लस हाफ से अधिक, आधे से अधिक राज्यों के रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन यानी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मेथड इसको कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स मेथड से जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस व्यवस्था को फेडरलिज्म कहा जाता है। तो फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। 2/3 मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स
मोर देन हाफ ऑफ द फेडरल यूनिट्स के रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अभी आप फेडरलिज्म के फीचर्स का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि फेडरलिज्म का एक फीचर्स अगर आप समझ जाते हैं तो फिर संसार का कोई भी देश फेडरलिज्म को अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है, किस हद तक फेडरलिज्म को अपनाए हुए है, आप तुरंत बता दीजिएगा। अब एक और फीचर है फेडरलिज्म का, और वो है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता है। यानी जुडिशियरी को शक्तिशाली होना चाहिए और जुडिशियरी को स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और पावरफुल होना चाहिए जुडिशियरी को। फेडरलिज्म के लिए यह बेसिक रिक्वायरमेंट है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट और पावरफुल होगा, और क्या काम करेगा जुडिशियरी? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पोक्स पर्सन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रवक्ता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने का काम जुडिशियरी का होता है। जुडिशियरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या करने का अधिकार जब जुडिशियरी को होगा तो जुडिशियरी पावरफुल होगा। दूसरा, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी उसको कहा जाता है जिस जुडिशियरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के व्याख्या करने का अधिकार होता है। साथ ही साथ जुडिशियरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। जुडिशियल रिव्यू का हिंदी होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जुडिशियरी का एक बहुत पावरफुल अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए गए कोई भी स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार सही है या गलत है, यह देखने का काम है जुडिशियरी का। यानी जुडिशियरी देखती है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी जो स्टेप लिया गया है वो सही है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो जुडिशियरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, और जुडिशियरी के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते ही एग्जीक्यूटिव का वो ऑर्डर तुरंत एबंडन हो जाता है, रद्द हो जाता है। दूसरी तरफ जुडिशियल रिव्यू का एक और मीनिंग है। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जुडिशियरी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए लेजिस्लेशन, कानून बनाने का अधिकार सरकार के किस अंग के पास होता है? लेजिस्लेटिव के पास होता है ना। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने अगर कोई कानून बनाया है और वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन के अनुसार सही है कि नहीं है, यह देखने का अधिकार किसका है? जुडिशियरी का है। जुडिशियरी के इस पावर को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। अगर जुडिशियरी ये महसूस करती है कि लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजन के अनुसार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन का उल्लंघन है, तो जुडिशियरी लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए उस कानून को तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। और जुडिशियरी के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते ही लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया वो कानून तुरंत अबंडन हो जाता है, तुरंत रद्दी की टोकरी में चला जाता है। तो इस तरह से आपने महसूस किया कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जुडिशियरी के पास जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है। इसके माध्यम से जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। तो फेडरलिज्म का तात्पर्य कैसे व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत जुडिशियरी इंडिपेंडेंट और पावरफुल होती है,
और जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने का अधिकार होता है। साथ ही साथ जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। अगर इतना पावर है जुडिशरी के पास, तब जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल है। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल है तो इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा? फेडरलिज्म कहा जाएगा। समझे बात को? इस सिस्टम को फेडरलिज्म कहा जाएगा। अब इसके बाद फेडरलिज्म का अदर फीचर है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक प्रमुख विशेषता होती है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, या कहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट है, तो दोनों के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जानते हैं कि दुनिया में सब कुछ चलता है पैसा से, पैसा से चलता है। तो लाख पावर दे दीजिए किसी को, लेकिन अगर मनी का पावर नहीं होगा तो फिर वो कोई भी लेवल का गवर्नमेंट अपने प्लानिंग को, अपनी योजना को कार्यान्वित नहीं कर पाएगी। और इस प्रकार से ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की आवश्यकता है। रेवेन्यू के लिए अपना सोर्स की आवश्यकता है, दोनों ही लेवल के गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए और फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट के लिए। तो कहने का मतलब है कि फेडरलिज्म का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। दोनों के पास अपना इनकम का साधन होता है। सिंपल में यह कह सकते हैं आप, सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है कि फेडरलिज्म का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत दोनों लेवल के गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट के पास अपने सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। उनके पास रेवेन्यू का सोर्सेज स्पेसिफाइड होता है। आमदनी का जो स्रोत होता है वो बिल्कुल सुनिश्चित होता है। फेडरलिज्म के डिफरेंट फीचर्स का अध्ययन इस समय हम लोग कर रहे हैं। फेडरलिज्म के अदर फीचर्स के अंतर्गत है ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल सिटीजनशिप। फेडरलिज्म का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत एक सिटीजन को दो सिटीजनशिप प्राप्त होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी द यूएसए इज अ फेडरल कंट्री। तो अमेरिका में कोई आदमी अगर वर्जीनिया में रह रहा है तो उसके पास एक सिटीजनशिप नहीं बल्कि दो सिटीजनशिप होगा। एक होगा यूएसए का सिटीजनशिप और दूसरा होगा वर्जीनिया का सिटीजनशिप। अगर कोई आदमी कैलिफोर्निया में रह रहा है तो उसके पास दो सिटीजनशिप होगा। एक होगा यूएसए का सिटीजनशिप और दूसरा होगा कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप। समझ रहे बात को? अगर अमेरिका में कोई फ्लोरिडा में रह रहा है तो उसके पास दो सिटीजनशिप होगा, एक यूएसए का सिटीजनशिप, दूसरा फ्लोरिडा का सिटीजनशिप, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप इसको कहा जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट का अलग सिटीजनशिप होता है, मेंबरशिप, सिटीजनशिप मतलब मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री, और फेडरल यूनिट्स का अलग मेंबरशिप होता है। तो अगर फेडरलिज्म कहीं किसी कंट्री में है तो फिर ड्यूअल सिटीजनशिप पाया जाता है, यानी ड्यूअल सिटीजनशिप इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अब एक एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं कि दुनिया में कौन कौन सा कंट्री है जो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, यानी फेडरलिज्म पाया जाता है। तो सबसे पहला तो आप लोगों ने स्टडी किया था पिछले चैप्टर में बेल्जियम। बेल्जियम में फेडरलिज्म है।
अब इसके अतिरिक्त बार बार एग्जाम्पल हम दे रहे हैं किसका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इसका कोई मीनिंग है, और वो मीनिंग ये है कि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी कारण से उसका बार बार जिक्र कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा इत्यादि फेडरल कंट्रीज हैं। ये सभी कंट्रीज में कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये सभी कंट्रीज जो है फेडरलिज्म को अपनाते हैं। ये सभी कंट्रीज में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह से फेडरलिज्म के अंतर्गत डिफरेंट फीचर्स का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि अगर ये सभी फीचर्स, अभी आपको 10 से 11 फीचर्स का एक्सप्लेनेशन किए, 12 फीचर्स का कम से कम एक्सप्लेनेशन आपको किए हैं, तो ये फीचर्स अगर नहीं किसी कंट्री में है तो क्या वो फेडरल कंट्री नहीं है? तो इसका आंसर है कि नहीं, वो फेडरल कंट्री नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जब वो फेडरल कंट्री नहीं है तब फिर वो किस टाइप का कंट्री है? क्या और कोई प्रकार का सिस्टम है इसमें प्रचलित डिवीजन ऑफ पावर्स के मामले में? एक तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या फेडरल यूनिट्स की गवर्नमेंट को ही फेडरलिज्म कहा जाता है। तो क्या फेडरलिज्म का कोई ऑप्शन है? तो हाँ, डिवीजन ऑफ पावर्स के आधार पर जो है दो प्रकार की सरकारें पाई जाती है। एक को कहा जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरे को कहा जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म का ठीक उल्टा है यूनिटरिज्म। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ठीक उल्टा है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी अब जितना आप पढ़े हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसका ठीक उल्टा करते जाइएगा तो वो आपको मिलेगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने देखा कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि पावर इज नॉट डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑलमोस्ट ऑल द पावर्स आर प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तमाम प्रकार की शक्तियां मौजूद हो, पावर का जो है डिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच नहीं हो, तब इस प्रकार के व्यवस्था को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरिज्म के नाम से जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त फेडरलिज्म का फीचर्स आपने अध्ययन किया कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, फेडरलिज्म में आपने स्टडी किया था कि एक फेडरल गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री पर शासन करती है, दूसरा फेडरल यूनिट्स के किसी प्रमुख शहर से सरकार का संचालन होता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। सरकार का संचालन 2 जगहों से नहीं बल्कि एक ही जगह से होता है। ग्रेट ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है। ग्रेट ब्रिटेन, पूरे ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, पूरे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर शासन होता है कहां से? तो लंदन से। लंदन की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे यूनाइटेड किंगडम के ऊपर शासन करने का काम करती है। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। डिवीजन ऑफ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लगभग नहीं है। अब इसके बाद फेडरलिज्म का फीचर आपने स्टडी किया था कि बोथ द लेवल्स एंजॉय ओन पावर्स। इसका ठीक उल्टा हुआ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब सिर्फ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंजॉय ओन पावर्स, जब सभी शक्तियां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेजेंट हो, तो इसको
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। फेडरल गवर्नमेंट का फीचर आपने स्टडी किया था कि जब फेडरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इसमें उल्टा है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे जो भी रीजनल यूनिट्स है, जिसको इंग्लैंड में कहा जाता है काउंटी, तो जो प्रोविंशियल या रीजनल जो भी यूनिट्स हैं उसके ऊपर हर हमेशा ऑर्डर पास करती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फेडरलिज्म का ठीक उल्टा है यूनिटरिज्म। इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट के पास फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर्स होता है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना कोई पावर ही नहीं होता है, ठीक उल्टा। इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट जो है फेडरलिज्म में आंसरेबल नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट या तो होती ही नहीं है, या होती भी है तो बहुत वीक और इनएफिशिएंट होती है और टोटली आंसरेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, फुली आंसरेबल होती है। इसके अतिरिक्त फेडरल गवर्नमेंट में आपने स्टडी किया था कि jurisdiction of both the levels of government are defined in the constitution। यूनिटरी फॉर्म में है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का jurisdiction डिफाइंड होता है, स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट का कोई jurisdiction ही नहीं होता है, कुछ नहीं उसका jurisdiction यानी पावर्स एंड फंक्शंस कोई कुछ नहीं डिफाइंड होता है, यानी ठीक उल्टा। इसके अतिरिक्त फेडरलिज्म में आपने स्टडी किया था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना बहुत आसान होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट लाया जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने एक और फीचर अध्ययन किया था कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान होता है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के अधिकार, फेडरल यूनिट्स के गवर्नमेंट के अधिकार, कार्य सब कुछ वेल रिटेन होते हैं, लिखा हुआ होता है, ताकि कोई कोलिजन नहीं हो सके, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सके, कोई टकराव नहीं हो सके। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन होता है, लिखा हुआ ही नहीं होता है, सिर्फ शासन से संबंधित कुछ ही प्रोविजन लिखा हुआ होता है। अधिकांश बातें परंपराओं पर चलती है, रीति रिवाजों पर चलती है, इसको कन्वेंशन कहा जाता है कि जो कन्वेंशन होता है, जो परंपराएं होती है, उसके आधार पर अधिकांश बातें चलती है। यानी संविधान में लिखित अधिकांश बातें नहीं होती है, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अतिरिक्त यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विपरीत या तो फेडरल यूनिट्स का गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होता ही नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट कोई अगर होता भी है तो उसके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने स्टडी किया था ड्यूअल सिटीजनशिप, जैसे आपको एग्जांपल दिए थे अमेरिका का, अमेरिका में एक आदमी को दो दो सिटीजनशिप प्राप्त होता है। कोई आदमी अगर कैलिफोर्निया में रह रहा है तो कैलिफोर्निया का सिटीजन भी है और अमेरिका का भी सिटीजन है, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल सिटीजनशिप मिलता है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कोई आदमी
अगर यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है तो चाहे वो इंग्लैंड में रहता हो, स्कॉटलैंड में रहता हो या वेल्स में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसको सिटीजनशिप एक ही मिलेगी और वो है सिटीजनशिप ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड का सिटीजनशिप नहीं होता है। अब इसके बाद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, आपको बार बार हम एग्जाम्पल का नाम ले रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम उसको कहिए, चाइना, ये सब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रमुख उदाहरण है। अब फेडरेशन का टाइप्स यानी फेडरेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आप कई फीचर्स का अब तक स्टडी कर चुके हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी फेडरेशन का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण होता है दो प्रकार से, यानी फेडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। फेडरलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, यानी किसी कंट्री के फेडरलिज्म का निर्माण कैसे हुआ है, इस आधार पर फेडरलिज्म दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरे को कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का तात्पर्य एक ऐसे फेडरेशन से है जिसके अंतर्गत जब कई स्टेट्स मिल करके फेडरलिज्म को अपनाते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर, यानी कई स्वतंत्र देश मिल करके एक साथ हो जाते हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बड़ा फेडरल यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक हो जाते हैं। और इस प्रकार से सभी जो फेडरल यूनिट्स हैं, सभी जो प्रांत हैं, क्षेत्र हैं, वो अपने अपने पावर जो बिगर यूनिट है उसमें डाल देते हैं और सॉवरेनिटी रिटेनिंग आइडेंटिटी तब दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ऐसा करने से क्या होता है कि एक पावरफुल कंट्री का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे कई देशों के बजाय एक शक्तिशाली देश का निर्माण हो जाता है। और इससे फायदा क्या होता है, सभी यूनिट्स के, फेडरल यूनिट्स के जो छोटे छोटे राज्य थे उसको फायदा क्या होता है, तो एक शक्तिशाली देश में आ गए, पावरफुल कंट्री में आ गए, सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं रही, साथ ही साथ दुनिया में इज्जत भी रहा, जो शक्तिशाली है, जो धनी मानी उसका इज्जत है। तो इस कारण से कई राज्य जब एक साथ इकट्ठे होकर के फेडरेशन को अपना लेते हैं तो इसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस प्रकार का फेडरेशन अमेरिका में पाया जाता है। आजादी के बाद अमेरिका के 13 कॉलोनीज के लोग यूनाइटेड होकर के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। और दूसरे टाइप का फेडरेशन जो है इसको कहा जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का तात्पर्य एक ऐसे फेडरलिज्म से है, यानी ऐसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से है जिसके अंतर्गत कोई कंट्री फेडरलिज्म को अपना लेता है, एक डिसीजन लेकर के, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके। यानी जब कोई लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स, कोई बड़ा देश एक डिसीजन लेता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके जो पावर्स है उसको सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड कर लेता है, तब इस प्रकार के फेडरलिज्म को जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब ऐसे कंट्री हैं जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल हैं। आपको मालूम है कि इंडिया को स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद इंडिया ने बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करके फेडरलिज्म को अपनाया। इसीलिए इंडिया एक फेडरलिज्म का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। तो सेकेंड टाइप का जो गवर्नमेंट होता है
यानी फेडरलिज्म होता है, तो उसमें एक विशेषता पाई जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे इंडिया चूंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है, इस कारण से इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। इसके अतिरिक्त डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स जो है, यानी फेडरल यूनिट्स जो है, यानी स्टेट्स जो है, उसके पावर्स में इनइक्वालिटी पाई जाती है, अंतर पाया जाता है, अलग अलग पावर्स होता है। कुछ को स्पेशल प्रिविलेजेज होता है, कुछ को स्पेशल पावर्स होता है, कुछ को कम पावर्स होता है। जैसे आप देखते हैं कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। तो इंडिया में देखिए, जो इंडिया का मेन कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, ये सभी जो इंडिया का मेन स्टेट्स है, तो इसके पास कम पावर है। और जो स्टेट नहीं आने के लिए तैयार था इंडिया में, तो उसको ज्यादा पावर दिया गया था। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था आर्टिकल 370 के माध्यम से स्पेशल प्रिविलेजेज। इसी प्रकार से आर्टिकल 371 के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, स्पेशल राइट्स दिया गया है। जो 7 सिस्टर्स है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी जो 7 सिस्टर्स है, ये सब के पास स्पेशल पावर्स है आर्टिकल 371 के अनुसार। आपको इनर लाइन परमिट का सिस्टम है। यहां से आपको राजस्थान जाना होगा, गुजरात जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ट्रेन का टिकट लीजिएगा या एरोप्लेन का टिकट लीजिएगा, सीधे राजस्थान की राजधानी जयपुर चले जाइएगा। वहां भी आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा कि आप क्यों पटना से आ गए। लेकिन ऐसे आप अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर नहीं जा सकते हैं, वहां अचानक आप नहीं जा सकते हैं। वहां आपको इनर लाइन परमिट के अनुसार परमिशन लेना पड़ेगा जाने के लिए, बतलाना पड़ेगा कि हम किस कारण से जा रहे हैं और कब तक रहेंगे, ये बतलाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन था, जिसके चलते कि जम्मू कश्मीर में सेपरेट होने का मांग कर रहा था कि इंडिया से अलग हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हो जाएंगे। नतीजा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन याद रखिए कि आर्टिकल 371 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स है, और कई ऐसे क्षेत्र है जिसके पास स्पेशल पावर्स है। लक्षद्वीप का कोई आदमी अगर पटना आना चाहेगा तो उसको किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। आप लक्षद्वीप जाना चाहिएगा तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये सभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस ये सबको मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे जानते हैं कि ये सभी जो है आपके साथ अपनी मर्जी से नहीं आया, उसको मना करके फुसला करके इंडिया में शामिल किया गया है। और जो ओरिजिनली इंडिया में प्रारंभ से है तो उसके पास कोई प्रिविलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये सब के पास कोई स्पेशल राइट नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ये सब के पास अभी भी स्पेशल पावर से ये लोग एंजॉय करते हैं। तो कहने का मतलब है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में फेडरल यूनिट्स के पास अनइक्वल पावर्स पाया जाता है, और कुछ यूनिट्स के पास स्पेशल पावर्स भी हो सकता है। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो है ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
तो यहां पर सभी जो फेडरल यूनिट्स हैं उनके उनके पास बराबर का अधिकार होता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है उसके पास बराबर का अधिकार नहीं होता है। अब जैसे देखिए, आपको पिछला मेरा एक करंट अफेयर्स के ऊपर एक एनालिसिस का वीडियो हम रिलीज किए थे कि भूटान भारत में शामिल हो रहा है। भूटान अभी तक एक स्वतंत्र देश है, लेकिन भारत में शामिल होने की उसकी प्रक्रिया कुछ हद तक चल रहा है प्रोसेस। अब भूटान जिस दिन पूरी तौर पर भारत में शामिल हो जाएगा तो उस दिन उसको कुछ स्पेशल राइट्स मिल जाएगा, बिहार के जैसा, उत्तर प्रदेश के जैसा और वेस्ट बंगाल के जैसा राइट नहीं रहेगा, उसको ज्यादा राइट्स रहेगा। वहां का आदमी तो पूरे इंडिया में अभी भी घूमता है, पूरे इंडिया में कहीं भी भूटान का आदमी आ जा सकता है, रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालांकि अभी तो है पावर की, इंडिया का भी आदमी जाता है, कोई वीजा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है भूटान जाने के लिए। तो लेकिन जब पूरी तौर पर वो भारत में शामिल हो जाएगा तब उसको कुछ स्पेशल पावर देना पड़ेगा। तो ये क्या इंडिया चाइना, तो इस प्रकार से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो है, चूंकि जो स्टेट नहीं है आपके साथ उसको मना करके, फुसला करके शामिल किया जाता है फेडरेशन में, और इस कारण से कुछ के पास स्पेशल पावर्स होता है, बाकी के पास जनरल पावर्स होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन का स्टडी किया। अब जो बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि फेडरलिज्म का एक्सप्लेनेशन करने में अक्सर हम एग्जाम्पल दे रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कभी ऑस्ट्रेलिया का, कभी बेल्जियम का दे रहे थे, कभी कनाडा का दे रहे थे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ब्रिटेन का दे रहे थे, चाइना का दे रहे थे। आपके माइंड में अक्सर यह प्रश्न रहा था कि इंडिया का एग्जाम्पल बार बार हम क्यों नहीं लेना चाहते हैं नाम, तो इसका अब आंसर हम देना चाहते हैं। अब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कौन कौन सा फीचर्स है, ये अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो दरअसल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज अ मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरिज्म। क्या बोले? वेरी गुड। इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरिज्म, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तौर पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही पूरी तौर पर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया ने फेडरलिज्म के कई प्रमुख फीचर्स को अपना लिया है और साथ ही साथ कई यूनिटरिज्म के फीचर्स को भी अपने में शामिल कर लिया है। और इस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहिएगा तो वो भी, हाँ वो भी सही है, इंडिया को आप यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहिएगा तो वो भी सही है। यानी दरअसल है क्या, किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी। क्या बोले? द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का स्वरूप, भारतीय संविधान की प्रकृति, देखने से भारतीय संविधान दिखती है एक फेडरल कंट्री के रूप में। यहां डिवीजन ऑफ पावर्स है, यहां 2 लेवल का गवर्नमेंट है, यहां पावर्स का जो है डिवीजन है क्लियरली, स्टेट्स के पास कई प्रकार के पावर्स हैं। ये सभी चीजों को देखने से
यहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट और पावरफुल है, यहां रिटर्न क्वेश्चन है, कई फीचर्स फेडरलिज्म के हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक विद्वान ने बिल्कुल सही कहा है कि द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, यानी भारतीय संविधान की प्रकृति देखने से संघात्मक फेडरल प्रतीत होती है, लेकिन इट्स सोल इज यूनिटरी, यानी इसकी आत्मा एकात्मक है। यानी आपको वो क्या कहते हैं ना कि देखने में कुछ लगा और दिल के अंदर कुछ है, यानी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। तो यही वाला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखने में जरूर फेडरल दिखता है, लेकिन पूरी तौर पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। इसी कारण से फेडरलिज्म का बार बार एक्सप्लेनेशन जब कर रहे थे तो आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हम करने से बच रहे थे, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक आइडियल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कई यूनिटरिज्म का फीचर शामिल है। अब सवाल उठता है कि कैसे, कौन कौन सा फीचर्स है फेडरलिज्म का, कौन कौन सा फीचर्स है यूनिटरिज्म का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग स्टडी करते हैं जिससे कि पता चल सके कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का फीचर्स कितना कितना है। तो सबसे पहला देखिए कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो इंडिया में है, इंडिया में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो भी है, इंडिया में पावर डिवाइडेड भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी है। लेकिन हर चीज में यहां पर कहीं ना कहीं कैंची चलाया हुआ है, पावर का डिवीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन अधिकांश जो प्रमुख पावर्स हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, और कुछ ही पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दूसरी बात कि यहां स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को भी विशेष परिस्थिति में फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इस्तेमाल कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिजॉल्व कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां स्टेट गवर्नमेंट को मॉनिटर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अभी आपको बार बार बतला रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का विषय वस्तु है। लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम स्टेट गवर्नमेंट का इंडिया में है, लेकिन आप देखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर भी, जैसे कहां चोरी हुआ, डकैती हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन व्यवहार में क्या है कि अगर एक दो को बम ब्लास्ट हो जाएगा अगर, तो तुरंत आ जाता है दिल्ली से सो कॉज नोटिस आ जाता है कि क्या हुआ, कैसे ब्लास्ट हो गया, इसमें कितना आदमी हताहत हुआ, क्या स्टेप आप लोगों ने लिया है, कौन पकड़ा है इसके पीछे, किसका हाथ है, जल्दी रिपोर्ट दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा हुआ, कहां हुआ पूरा, जो पावर दिया हुआ भी है वो भी आंसरेबल है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का आपने स्टडी किया था ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रति, तो यहां तो आंसरेबल है। इंडिया के सेंस में स्टेट गवर्नमेंट जो है आंसरेबल है टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां कोई भी काम होता है तो तुरंत वो एक्सप्लेनेशन मांगता है और उसको आंसर देता है। एक साधारण घटना में, यानी कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, साधारण घटना में भी एक्सप्लेनेशन मांग देता है, तुरंत मांग देता है। तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके बाद फेडरलिज्म का फीचर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर नहीं पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या करो क्या नहीं करो। यहां है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ऑर्डर पास करती है इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। आप लोगों ने गौर किया ना, अरे कोरोना का समय था, आप लोगों ने महसूस किया होगा कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती थी, कुछ नहीं, सब सेंटर से वहां से ऑर्डर आता था। छोटा से छोटा बात जो आप देखते थे कि पुलिस लोगों को रोड पर जो दौड़ दौड़ा करके मारती थी, वो भी पुलिस का ऑर्डर नहीं था,
वो भी डायरेक्ट दिल्ली से ऑर्डर आया था कि जो रोड पर दिखे उसको लाठी से मारो। वो भी, ये भी इतना छोटा छोटा ऑर्डर भी दिल्ली से आता है इंडिया में। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पास करती है ऑर्डर कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इसका मतलब पूरा फेडरलिज्म का तो फीचर मिलता नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल है। अब जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ गवर्नमेंट आर डिफाइंड। हाँ, डिफाइंड है। स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन यानी पावर एंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, लेकिन ज्यादातर पावर दे दिया गया है। इसके लिए आपको पावर्स का, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो देखिए क्या डिवीजन किया गया है कि इसके लिए 3 लिस्ट बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97, कितना बोले, 97 नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स को 97 नेशनल और इंटरनेशनल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रखा गया है यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट को है। समझे बात को? स्टेट लिस्ट में रखा गया है 66 सब्जेक्ट्स को। ये 66 सब्जेक्ट्स जो है लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ये लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। इसको रखा गया है स्टेट लिस्ट में। इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। समझ रहे बात को? अब देखिए यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है, ये जब आप स्टडी कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि पावर का जो है डिवीजन ऑफ पावर्स तो किया गया है, लेकिन ये पूरी तौर पर सेंटर के पक्ष में किया गया है। समझ रहे बात को? डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर्स का बैलेंस किसके पक्ष में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में। जैसे यूनियन गवर्नमेंट के पक्ष में देखिए कौन कौन सा पावर है, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सभी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट को एक तो मात्र 66 सब्जेक्ट्स दिया गया है, ओनली 66, और उसमें भी लेस इंपॉर्टेंट 66, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, वो भी 66। अब इसके बाद आइए, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी कई ऐसा कंडीशन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकती है। एक है कि राज्यसभा अगर आर्टिकल 249 के अनुसार अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि किसी खास स्टेट में स्टेट लिस्ट के विषय में कानून बनाना जरूरी है पार्लियामेंट के लिए, तो पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाएगा। समझ रहे बात को? आर्टिकल 249 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि किसी खास स्टेट में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाना चाहिए यूनियन पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टेट लिस्ट को दिया भी गया है जो पावर्स कानून बनाने का, वो भी 249 की नंगी तलवार लटक रही है। कभी भी 249 चला देगा ना, 249 चला देगा तो कभी भी स्टेट का जो पावर है वो छीन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि चलाया नहीं अब तक, ये बात सही है। पावर होता है। अब जैसे मान लिया कि हम लोग स्टूडेंट को पनिशमेंट देने का पावर रखते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, आमतौर पर पावर है, लेकिन कहां जल्दी करते हैं, जल्दी किसी को पीटते कहां है? पावर रहने लेकिन यूज नहीं करते हैं। तो आपको बतलाया कि 249 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो देता है पावर आपको राज्यसभा को कि वो पारित अगर प्रस्ताव कर देती है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाया जाए यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा, तो यूनियन पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा,
इमरजेंसी की परिस्थिति में यूनियन पार्लियामेंट को अधिकार प्राप्त हो जाता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का। अब इसके अतिरिक्त एक तीसरा सब्जेक्ट बनाया गया है, तीसरा लिस्ट बनाया गया है। तीसरे लिस्ट को कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जो नेशनल और लोकल दोनों लेवल के इंपॉर्टेंस के हैं। समझ रहे बात को? जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को दोनों को होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, ऐसे कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट की संख्या है 47। अब आइए इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, सोच रहा कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं कि कौन कौन से कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स के अंतर्गत है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, डाइवोर्स यानी तलाक। ये सभी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट दोनों ही बना सकती है। तो जब दोनों एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है तब तो कभी भी टकराव हो सकता है। अरे एक पटरी पर अगर दो ट्रेन एक ही चलने लगेगी तो टकराव होगा ना ट्रेन में। एक ही सब्जेक्ट पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाएंगी तो टक्कर होने का डर रहेगा। तो टक्कर से बचने के लिए क्या होगा व्यवस्था? तो इसमें व्यवस्था किया गया है क्या कि अगर यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के अगेंस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाया जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून इनवैलिड माना जाएगा। समझे मतलब? यानी यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून ही वैलिड होगा। कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है, लेकिन अगर स्टेट लिस्ट का बनाया गया कानून यूनियन पार्लियामेंट के बनाए गए कानून से अगर कोलिजन करता है, टकराव करता है, तो जिस हद तक टकराव करता है उस हद तक स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाया गया कानून अगर यूनियन पार्लियामेंट के कानून से टकराव नहीं करता है, कोलिजन नहीं करता है, तब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बनाया गया कानून वैलिड होगा। समझे बात को? क्या समझे? कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स जिसकी संख्या आपको बतलाए 47, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को है। लेकिन एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अगर दोनों का कानून टकरा जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया गया कानून यानी यूनियन पार्लियामेंट का बनाया गया कानून को वैलिड माना जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून यूनियन पार्लियामेंट के कानून से अगर कोलिजन नहीं करता है, टकराता नहीं है, तब स्टेट लेजिस्लेचर का कानून कंकरेंट लिस्ट के ऊपर वैलिड माना जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार तो दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर को, लेकिन इसमें भी सुप्रीमेसी दे दी गई किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन पार्लियामेंट को। यानी कहने का मतलब है कि डिवीजन ऑफ पावर्स तो किया गया लेकिन सभी प्रमुख शक्तियां दे दी गई उसको। इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया कुछ पावर्स, उस पावर के ऊपर भी जब भी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर ले। इसके अतिरिक्त कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में भी उसी को सुप्रीमेसी दी गई। यानी ये आपको पता चल रहा है ना कि डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर्स का झुकाव पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है। ये समझ गए ना? अब एक और बात आप स्टडी कीजिए इसमें
कि ये तो अभी आपको बतलाया यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट्स, कंकरेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स। लेकिन दुनिया में इतना ही सब्जेक्ट नहीं है, और बहुत सारा सब्जेक्ट है जिस जो इतना में शामिल नहीं है। प्लस बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होगा जो भविष्य में आ जाएगा। जैसे संविधान जिस समय बना था उस समय कंप्यूटर नहीं था, साइबर क्राइम नहीं था, आरडीएक्स नहीं था, आईडी नहीं था, मिसाइल नहीं था, यह सब नया नया चीज आ गया। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स भविष्य में पैदा ले लेंगे सब्जेक्ट्स, या तीनों लिस्ट में जिस सब्जेक्ट्स का वर्णन नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स को कहा गया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। समझे क्या कहा गया? यानी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तीनों में मेंशन नहीं है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट को दे दिया गया। समझ रहे बात को? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन पार्लियामेंट को दे दिया गया। अब इस तरह से आप देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर्स तो किया गया, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर्स जो है पूरी तरह से केंद्र के फेवर में किया गया है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कहने के लिए तो इंडिया फेडरल कंट्री भी है, फेडरलिज्म भी है इंडिया में, लेकिन वास्तविक तौर पर यह यूनिटरिज्म से मिलता जुलता है, क्योंकि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही सभी प्रकार की शक्तियां सीमित है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने फीचर स्टडी किया था फेडरलिज्म का कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन रिजिड भी है, जिसमें अमेंडमेंट लाने के लिए कॉम्प्लेक्स मेथड यानी 2/3 मेजोरिटी और वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड यानी 2/3 मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया की आवश्यकता होती है। और इस तरह से यह पता चलता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये कुछ ही प्रोविजंस में है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादा प्रोविजंस में अमेंडमेंट काफी आसानी से हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब बतलाए थे ना? सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब बताते हैं? हाँ, हाफ प्लस वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकांश प्रोविजन में अमेंडमेंट यानी संशोधन सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, यानी हाफ प्लस वन से होता है। यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस में अमेंडमेंट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से की तरह होता है, जैसे सिंपल मेजोरिटी से होता है। लेकिन कई प्रोविजंस में अमेंडमेंट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है, यानी 2/3 मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स भी होता है। लेकिन चूंकि अधिकांश प्रोविजंस का अमेंडमेंट जो है वो होता है सिंपल मेजोरिटी से, और इस कारण से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, न पूरी तौर पर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। यानी इंडिया का संविधान, भारत का संविधान कठोर संविधान और नमनशील संविधान का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट आपको बतलाए थे कि इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी। फेडरलिज्म का एक प्रमुख फीचर बतलाए थे इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी। तो इंडिया का जुडिशियरी इंडिपेंडेंट भी है और पावरफुल भी है। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी का आपको मीनिंग बतलाए थे कि जब जुडिशियरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, जब जुडिशियरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या का अधिकार होता है, तब इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी। तो इंडिया का जुडिशियरी इंडिपेंडेंट और पावरफुल है, ठीक है। तो इसका मतलब फेडरलिज्म से मिलता जुलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर। लेकिन नहीं, रुकिए, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे दिया गया है कि जुडिशियरी के निर्णय को अगर एग्जीक्यूटिव चाहे
तो मान सकता है या नहीं भी मान सकता है। फिर एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया सुप्रीमेसी कि एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहें तो जुडिशियरी के निर्णय को मान सकते हैं, नहीं तो नहीं मान सकते हैं। हालांकि आमतौर पर जुडिशियरी के निर्णय को सब कोई मानते हैं, इसलिए आमतौर पर कोई उसका अवहेलना नहीं करता है। लेकिन ये वैसा ही बात है, वही नंगी तलवार लटकने वाली बात है ये भी कि जुडिशियरी है तो इंडिपेंडेंट पावरफुल, लेकिन अगर चाह लेगी गवर्नमेंट तो नहीं मानेगी। जैसे आपको एक शाहबानो केस आया था, एक शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने केस कर दिया था, उसके पति ने तलाक दे दिया। तो तलाक दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऑर्डर कि इसको तलाक दिया तो इसका पति जो है इसको मुआवजा देगा, हर्जाना देगा, जीवन निर्वाह के लिए जितना इसको जरूरत है पैसा का उतना हर एक महीना देगा। ये दे दिया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसका हस्बैंड ने जो है अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि मुस्लिम हम हैं, हम हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम को स्पेशल पावर है, आपको स्पेशल इस्लामिक लॉ के मुताबिक कि हम कोई भी मुसलमान चाहे तो तलाक दे सकता है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब मुआवजा वगैरह देने, भरण पोषण के लिए कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये इस्लामिक लॉ हमारा कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, कहा इस्लामिक लॉ कहता है लेकिन नहीं, तुमने तलाक दिया तो तुम दो भरण पोषण। लेकिन ये हंगामा हो गया, सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा देश भर में हंगामा कर दिया कि हमारे इस्लामिक अधिकार में ये हस्तक्षेप किया जा रहा है, से हम लोग को तो शादी करने और तलाक देने का अधिकार प्राप्त है, जब चाहे तब शादी कर सकते हैं, जब चाहे तब तलाक दे सकते हैं। ये तो ऐसे में हम तलाक किसको कैसे दे पाएंगे, ऐसे में तो हम तलाक नहीं दे पाएंगे। नतीजा क्या हुआ, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे राजीव गांधी, और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों के वोट की दरकार रहती है, इसलिए राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि हम नहीं मान सकते हैं आपका ऑर्डर, क्योंकि ऐसा हुआ ऑर्डर मगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेती तो मुसलमानों का क्रोध का सामना करना पड़ता कांग्रेस पार्टी को, और इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी राजीव गांधी के नेतृत्व में, उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर दी। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया में है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी भी है, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी है, लेकिन फिर जुडिशियरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव की नंगी तलवार भी लटकती रहती है, जब चाहे तो एग्जीक्यूटिव उसके ऑर्डर की अवहेलना भी कर सकता है। हालांकि एक बात आपको मानना पड़ेगा, ये सब नॉर्मली नहीं होता है, आमतौर पर नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर जुडिशरी का कोई डिसीजन आ जाता है तो कैसे आपको ये 87 में ये शाहबानो का केस आया था और उसका एग्जाम्पल अभी तक हम आपको दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक हिस्ट्री का पार्ट बन गया। अब इसको लोग चारों तरफ उदाहरण दे रहे हैं और आलोचना सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस समय की थी वो गवर्नमेंट की आलोचना आज भी हो रही है, इसलिए आसान नहीं होता है जुडिशरी के फैसले की अवहेलना करना। इसके अतिरिक्त आपने स्टडी किया था कि फेडरलिज्म के अंतर्गत ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाता है। अमेरिका का आपको एग्जांपल बतलाए थे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति यूएसए का सिटीजन भी है और अगर वो रह रहा है जॉर्जिया प्रांत में तो उसका भी सिटीजनशिप उसको मिलता है, अगर रह रहा है आपको वर्जीनिया में तो उसका भी सिटीजनशिप मिलता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है कि सिंगल सिटीजनशिप होता है। पूरे यूनाइटेड किंगडम यानी पूरे ग्रेट ब्रिटेन में एक ही सिटीजनशिप है और वह यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप। इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है, यहां कोई भी आदमी सिर्फ इंडिया का सिटीजन है, कोई उत्तर प्रदेश का सिटीजन, कोई दिल्ली का सिटीजन, कोई मध्य प्रदेश का सिटीजन नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ कोई भी व्यक्ति सिटीजन है तो वो सिर्फ इंडिया का सिटीजन है, और इससे इंडिया के लोगों को यह फायदा होता है कि आप चाहें तो पटना में घर बना करके रह सकते हैं, कल मन हो गया तो जाकर के हिमाचल प्रदेश में घर बना लीजिए, कोई आपको ऊपर रोक नहीं है। और जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है वहां पर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर वर्जीनिया का सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप आपके पास है
तो आप फ्लोरिडा में जाकर घर नहीं बना सकते हैं, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप में पूरे कंट्री में आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, कहीं घर बना सकते हैं। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न तो पूरी तौर पर फेडरलिज्म को अपनाता है, न पूरी तौर पर यूनिटरिज्म को अपनाता है। यानी हिंदी में इसको कह देते हैं आपको, इंडिया का, भारत का संविधान पूरी तौर पर न तो संघात्मक संविधान है, न पूरी तौर पर एकात्मक संविधान है, बल्कि ये संघात्मक और एकात्मक संविधान का मिश्रण है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज टॉपिक। इस चैप्टर का हाफ पार्ट हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट का एक्सप्लेनेशन अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे। थैंक यू।